बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3.4 है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हमने वैसे तो आप लोगों ने मोशन वाला जो टॉपिक है वो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है तो हम कहते हैं उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है, इस तरह से जो अर्थ की मोशन होती है, जो मून की मोशन होती है अर्थ के अराउंड, वो भी कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो कि किस में मूव करे, सर्कल में मूव करे, हम उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे एक ये एग्जांपल है कि एक आप स्टोन को एक डोरी के साथ बांध दें, उसको फिर इस तरह से घुमाएंगे तो वो किस तरह से मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। इस तरह से मून की एग्जांपल है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करता है। ठीक है, वो भी कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इस तरह से टॉय ट्रेन की एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो भी कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी एक तो इसकी एग्जांपल ये दो एग्जांपल्स है, ये लाजमी कर लीजिएगा। उसके साथ ही इसकी जो है वो डेफिनेशन आ जाती है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अगर देखा जाए कि कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। किस तरह से मूव करवाती है? देखें यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या होती जा रही है? ऑब्जेक्ट की चेंज होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? इसको सर्कल में मूव करवाती है, इसको अंदर की तरफ लेके आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी? इसको अंदर की तरफ लेके आएगी। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, इसको अंदर की तरफ मूव करवाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? इसको सर्कल में रखती है, सर्कल में मूव करवाती है इसको अंदर की तरफ। इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट करती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को क्या करती है? सर्कल में मूव करवाती है। ठीक है, तो अगर इसकी थ्योरी देखें, कंसीडर अ बॉडी टायर्ड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको हमने स्ट्रिंग के साथ बांधा है और उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में है। अब बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। अब बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी है वो किस तरह से है? वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, देन वाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल। तो फिर कौन सी चीज़ है ऐसी जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है? तो उस फोर्स को नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप इट टू मूव इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एज शोन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, और उसके बाद है दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड रिमेन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका फॉर्मूला की तरफ जाएँ तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है लेट अस स्टडी द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसमें जैसे कि एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर ये पत्थर है हमारे पास, अगर ये इस तरह से मूव करेगा तो इस तरह से मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है, वो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से उसके बाद जो है वो एक फिर और बात भी आ जाती है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रही है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर गिर जाए? तो जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे जो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट करेगी तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस तरफ एक्ट करेगी? बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक दूसरे का, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? उसका रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड सेंटर है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v। अगर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है सर्कल में, जिसका रेडियस क्या है? r है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन जो होगा वो v² ओवर r के
इक्वल होगा, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें कि एफ सी हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम ए है, लेकिन यहाँ पे हम सेंटीपिटल फोर्स की बात करें तो इसलिए हम ए के साथ भी सी लगा देंगे और एफ के साथ भी सी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास क्या है v²/r है, तो ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है एफ सी इज़ इक्वल टू mv²/r, जो कि सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि बॉडी जो है उसकी फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड रेसिप्रोकल टू द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन कर लेंगे और उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है 3.8, इसमें हम देख लेते हैं क्या करना है। आ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम, इसमें हमारे पास स्टोन है एक जिसका मैस 100 ग्राम गिवन है, इज़ अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 1 मीटर लॉन्ग है। द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि टेंशन जो होती है वो भी एक्चुअल में फोर्स ही होती है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि टेंशन जो है वो फोर्स है हमारे पास और इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो वाली वैल्यूज़ हैं जो कि हम सेंट्रीपिटल वाले फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एफ सी के इक्वल इसको रखा और एफ सी हमारे पास किसके इक्वल है mv²/r, ठीक है। एफ सी हमारे पास किसके इक्वल है, टी के, तो टी इज़ इक्वल टू mv²/r, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो बैंकिंग ऑफ द रोड है। तो इसमें हम देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है, ठीक है। कभी आपने सफ़र किया हो तो और आपने रोड पे गौर किया हो, स्पेशली वहाँ पे यहाँ पे टर्न आता है, तो वहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि उसका एक एज जो होता है रोड का वो ऊपर होता है और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो कभी आपने देखा होगा कि जब इस तरह से रोड मोस्टली वहाँ से बनाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है टर्न होता है, ठीक है। तो वहाँ से एक साइड से रोड थोड़ा सा ऊंचा होता है, दूसरी साइड से क्या होता है नीचे होता है। तो वहाँ से वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ से गाड़ी जो है वो इजीली क्या कर सके, टर्न ले सके और उसको प्रॉपर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिल सके, और वहाँ पर गाड़ी का अगर ऐसा ना बनाए तो वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए इस तरह से जो है वो रोड को एक साइड से ऊँचा किया जाता है ताकि उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये वाला व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन इट्स कर्व ट्रैक। अब हमें जब एक कार जो है वो टर्न लेती है तो उसको वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, the car would skid if the force of friction between the tire and the road is not sufficient enough, particularly when the road are wet। जब रोड वेट होगा या यहाँ पे जब फ्रिक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी तो वहाँ से गाड़ी क्या हो सकती है, स्किड हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड किया गया है, ठीक है। और बैंकिंग ऑफ का मीन्स क्या होता है कि उसका जो आउटर एज होता है उसको क्या करना होता है, रेज करना होता है, थोड़ा सा ऊपर करना होता है, थोड़ा सा ऊंचा बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो banking causes a component of vehicle weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn, thus banking of road prevents skidding of vehicle and thus makes the driving safe। इस तरह से ड्राइविंग क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा वो है टॉपिक है वॉशिंग मशीन ड्रायर है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर अगर हम देखें तो वो भी रोटेट करता है, ठीक है। वो रोटेट किस तरह से करता है, उसको भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है रोटेट करने के लिए, उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है। और फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर एक सिलेंडर होता है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, अंदर की तरफ उसको मूव करवाती है सर्कल में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो किस तरह से मूव करती है, बाहर की तरफ लगती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो उसके अंदर पानी होता है कपड़ों के अंदर वो बाहर की तरफ क्या करता है, होल्स के ज़रिए से बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो ड्रायर के अंदर कपड़े हैं उनको हम ईजीली क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी किसका रोल है ज़्यादा, सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इस तरह से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्रीम सेपरेटर है। कभी आपने देखा होगा कि ऐसे दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो वो किस तरह से अलग किया जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें, बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। पुराने वक्तों में कुछ और थी और बहुत सारी अभी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है।
तो किस तरह से होता है, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है क्रीम सेपरेटर वो कुछ इस टाइप का है। इसमें क्या होता है, हम इसके अंदर दूध डाल देते हैं, ठीक है, इसको ऑन करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो इस तरह से घूमना शुरू करता है, जिसकी वजह से इसका जो लाइट वेट जो यानी कि इसकी जो क्रीम होती है वो किस तरफ आना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ, और जो दूध होता है क्योंकि वो मिल्क होता है वो हैवी होता है, ठीक है, वो नीचे, और जो क्रीम होती है वो क्या होती है ऊपर आ जाती है। इस तरह से हम उसको फिर क्या करते हैं ईजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रीम सेपरेटर अगर आएगा तो यहाँ से ही हो सकता है कि मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। आ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर, इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूग मशीन, ठीक है। इस तरह से कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी जो क्रीम होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, और जो इसका हैवी पार्ट होता है वो किस तरफ, नीचे की तरफ मूव करता है। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन, द बॉल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड काजिंग द हैवियर contents of milk to move outward in the ball, pushing the lighter contents inward toward the spinning axis। बल्कि ये क्या होता है कि जो क्रीम होती है वो इसके एक्सिस की तरफ मूव कर जाती है और यहाँ से फिर हम उसको क्या कर सकते हैं ईजीली अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भी आपने दूसरे क्रीम सेपरेटर भी देखे होंगे, उसमें भी यही होता है कि उसका जो लाइट वेट होता है वो क्या होता है, जैसे क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है और फिर हम उसको ऊपर से ईजीली जो है वो अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारे पास लाइट वेट है यानी कि जो क्रीम है वो इसके एक्सिस की तरफ मूव करती है इनवर्ड डायरेक्शन में, जो हैवियर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इस तरह से वहाँ से फिर हम बटर को और फैट्स को या फिर हम क्रीम को इजीली क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास इसका जो है वो क्रीम सेपरेटर था, ठीक है, और यहाँ तक इसकी हमने एप्लीकेशंस भी देख ली हैं, और नेक्स्ट जो है वो इसके यहाँ तक चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज वाला लेक्चर समझ आ चुका होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।